नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023-24 का के अंतर्गत जो सिलेबस है। अच्छा, ये सिलेबस के बारे में पता नहीं तो फिर मैंने जो है 2019 का जो साइंस बैकग्राउंड से हुआ था शिक्षक भर्ती है ना, तो उसी आधार पे मैं आप लोगों को सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसी सिलेबस में दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को दिया गया है और ये जो है 2019 के एग्ज़ाम के हिसाब से था। लेकिन जो है 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, तो हो सकता है इस बार उसे भी दे दे, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए जो है इस टॉपिक के बाद मैं उसको भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। जो नई शिक्षा नीति है उसकी कितने धारा है, कितने जो उपधारा है, उसमें क्या 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 बोला गया है, उन सभी के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर आज देखने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक बनते हैं, उनसे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये होता क्या है। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, एक तो है मुफ्त है और दूसरा अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब है बच्चे को पढ़ाना ही है, पढ़ाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकते, या किसी वर्ग धर्म से संबंधित है तो वो नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। या मानसिक रूप से कमजोर है तो ऐसा नहीं, उसको जो है पढ़ाना है। तो ये क्या है, अनिवार्य है। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। इस कानून के अंतर्गत 2011 में गरीब बच्चों को आरक्षण का लाभ सिर्फ कक्षा 1 में मिलेगा। अच्छा, ये एक में कक्षा में 1 में क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का स्तर है, जैसे कि पढ़ना चाहते हैं कोई, तो पहली क्लास में पहला प्रवेश करेगा, है ना, कि दूसरी क्लास में जाएगा या तीसरी में, तो पहला जाएगा। तो हमको जो है पहली क्लास के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जैसे ही पहली क्लास में वहाँ आरक्षण के हिसाब से वहाँ जाता है, फिर उसके बाद वह क्रमशः आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ सिर्फ कक्षा 1 में मिलेगा, इसके बाद बच्चे अगले वर्ष अगली कक्षा में इसी लाभ को पाते रहेंगे। कानून के अंतर्गत सभी विद्यालयों में निजी विद्यालय सहित, ये निजी विद्यालय भी शामिल है, जितना भी प्राइवेट स्कूल है वो सभी, गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होगी, लेकिन इनकी शुरुआत कक्षा 1 से होगी। जैसे कि कोई ST SC का बच्चा है, ठीक है, अब वहाँ तीसरी क्लास में या 5वीं क्लास में जाना चाहता है, 5वीं में, है ना, तो वहाँ जो है आरक्षण के हिसाब से नहीं मिलेगा उनको, जो आरक्षण सिर्फ पहली क्लास के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों के संशोधन के बाद उनमें अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा एक मौलिक अधिकार जो है इसमें शामिल किया गया। इसमें हुआ क्या था, देखो कि जो संविधान का अनुच्छेद है, संविधान में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो उसी के अंतर्गत 1 और 21 में टॉपिक को जोड़ा गया है। इसमें जो मौलिक अधिकार संबंधित है और शिक्षा को अनिवार्य जो मौलिक अधिकार के रूप में से शामिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, प्रश्न को अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। प्रश्न आता है कि जो RTE की जो एक्ट है 2009 का, उसे किस अधिनियम के साथ जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 21A के तहत उसे जोड़ा गया है। और RTE एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। इनको याद रखना है, कितना है, 7 धाराएं हैं, 38 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची इसमें शामिल किया गया है। अब ये जो है 21A के तहत ये जितने भी प्रावधान हैं, 7, 28 और 1, ये 21A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 38 धारा है, 38 धारा के अंतर्गत भी अलग अलग उपधारा में बटा हुआ है। यहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रक्रिया देख लेते हैं, जो कि कब कब हुआ है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया। सबसे पहले जो बिल को जो है राज्यसभा में ले गया है ना, लोकसभा नहीं, राज्यसभा के लिए है। तो 20 जुलाई 2009 को वहाँ से पारित किया है। उसके बाद जो अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। अब जब दोनों जगह पारित हो गया तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात यह अधिनियम बन गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यानी कि 2010 से यहाँ RT का जो अधिनियम है वहाँ लागू हो गया पूरे देश में। दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत, जो इस एक्ट के तहत क्या क्या जो मुख्य टॉपिक है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे।
इसमें मैंने पहले बताया था शुरू में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो 6 से 14 देखो 6 साल में क्या होते हैं बच्चे एडमिशन होते हैं, उसके बाद 14 उम्र तक कितना है 8वीं क्लास तक है, मतलब 8वीं क्लास तक से बच्चे को पास करना है। चाहे बच्चा उतना होशियार ना हो, चाहे टैलेंट हो, लेकिन उसको पास करना है। उसके बाद भले ही जाकर 9वीं में वो थोड़ा सा मुश्किल टफ हो जाए, 10वीं में जाकर लटक जाए, तो ये जो है थोड़ा सा अलग है मैटर। लेकिन इतना है कि 6 से 14 वर्ष यानी कि 8वीं क्लास तक से बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा। इसके तहत जो है न्यूनतम कार्य दिवस को और शैक्षणिक घंटे को डिवाइड किया गया है, जैसे कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक है। इसमें जो है 200 दिन का, जैसे कि 365 दिन है, उसमें से 200 दिन शिक्षण दिवस के रूप में तय किया गया है। जैसे कि बीच बीच में छुट्टी है, नवरात्रि का है, शीतकालीन छुट्टी है, गर्मी छुट्टी है, बहुत सारा जो छत्तीसगढ़ में चलते रहते हैं, तो इन सभी को घटाकर जो है लगभग 200 दिन का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो 1 से 5वीं तक से बच्चे हैं उसे 800 घंटे पढ़ाना है, जबकि 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उसे 200 दिन में 1000 घंटे पढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद देखे थे, ये तो था पूरा साल का, अब पूरा एक दिन का देखे थे है, तो प्रतिदिन जो शिक्षण कार्य है, जैसे कि प्राइमरी कक्षा है 1 से 5वीं तक है, इसे जो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना है, 4 घंटे पढ़ाना है। अब जैसे कि 10:30 बजे से लगभग प्रेयर चलता है, 11 बजे से 4 बजे तक, तो बीच में क्या रहता है जो विराम रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको 4 घंटे पढ़ाना है। और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को 4.5 घंटे पढ़ाना है। ये है प्रावधान। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था जो 7 अध्याय है और 38 धाराएं है, एक अनुसूची है, उसमें से मैं सिर्फ आप लोगों को 7 जो धाराएं हैं, 7 जो अध्याय है उनको बता रहा हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 38 धाराएं हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है पहला अध्याय में प्रारंभिक जानकारी, इसमें प्रारंभिक जानकारी को दिया गया है पहला अध्याय में। दूसरा अध्याय में क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को दिया गया है। इसमें जो अलग अलग धाराएं हैं, ठीक, इसका डिफाइन किया गया है। उसके बाद अध्याय 3 में क्या है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद चौथा में क्या है कि विद्यालयों और शिक्षा के उत्तरदायित्व को दिया गया है। और पांचवा में क्या है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को दिया गया है। छठवां में क्या दिया गया है बालकों के अधिकारों का संरक्षण है। और सातवां में दिया गया है प्रकीर्णन को दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो 7 अध्याय है उनको हमने यहाँ पर देखा, आप एक बार और जरूर देख लेना। इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, बच्चों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। पहले क्या होता था कि 3-4 गांव मिला के एक प्राथमिक स्कूल, लेकिन अब जो है प्राथमिक स्कूल लगभग सभी गांव में हो गए हैं। हालांकि उससे जो है 10वीं 12वीं या फिर 8वीं के बाद जो 10वीं तक है, 10वीं के बाद जो 12वीं तक है, उसके लिए हो सकता है 4-5 गाँव को मिलाकर करते हैं। लेकिन जो प्राथमिक स्कूल है, लेकिन अब जो है सभी गांव में, सभी ग्राम पंचायत में ये उपलब्ध है। तो कहा गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होना चाहिए, तो ये तो हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, घर घर जाकर स्कूल से छोटे बच्चों की खोज की जाएगी। मान लो कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो कुछ वजह से पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, खासकर जो 8वीं तक से हैं, तो उन बच्चों के जांच करना है, उसे घर घर जाकर उसे लाना है, स्कूल के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद है क्या है, अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। अब एक बार तो टीचर चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, लेकिन अब जो कर्तव्य है उनके माता पिता का है कि बच्चे को स्कूल तक से जाकर छोड़ें। उसके बाद है सत्र प्रारंभ होने के 6 माह बाद बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कि सत्र चालू हो जाता है अपना जुलाई में, उसके बावजूद भी 6 महीने तक जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जुलाई तक ही सीमित है, 1 महीना उसके बाद एडमिशन नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद है राज्य सरकारों को 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी होगी। प्री स्कूलिंग के अगर जैसे कि ये अलग अवधारणा है, जैसे कि अपना छत्तीसगढ़ क्या आंगनबाड़ी है, अब तो बालवाड़ी का योजना है। तो ये जो है पहली क्लास में जाने से पहले जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, तो वो उसी के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद है निजी स्कूलों में कैपिटेशन फीस और बच्चों के स्क्रीन टेक्स्ट पर प्रतिबंध है। उसके बाद है विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था होगी। बहुत ही अच्छा है। कई बार होता क्या है कि जैसे कि कोई विकलांग बच्चे हैं, कोई मंदबुद्धि बच्चे हैं, कोई ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता, तो इन लोगों के लिए भी इसी में प्रावधान किया गया है। जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के अनुरूप इसे रखा गया है। ठीक है, उन्हीं के अनुरूप इसमें रखा गया है
इसलिए जो है विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के विशेष शिक्षा की व्यवस्था जो है उपलब्धता होगी। अगला है सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक की पढ़ान का कार्य कर सकेंगे, अनटेंडेड शिक्षक को ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये किस में है, जैसे कि सीजीटेट है और से जैसे कि सीटेट है। इससे पहले क्या होता है, डीएड और बीएड होता है। तो ये क्या है, जो अध्यापक है उसे ट्रेन करने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि डीएड और बीएड करने के बाद जो है कुछ महीने, 1-2 महीने तक जो है पास के स्कूल में जाकर उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो ये क्या है, उन लोगों की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग जो टीचर है उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अनट्रेंड है उसे जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष में सरकार को सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तो 3 वर्ष में सरकार जो है इसको लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पर है कि अनुपात क्या होगा, जैसे कि बच्चे और टीचर का अनुपात क्या होगा। तो पहली से लेकर जो 5वीं तक से है उसके लिए प्रावधान किया गया है 30 बच्चे पर 1 टीचर। कितना है, ये प्रश्न आते भी याद रखना कि 30 बच्चे पर 1 टीचर हैं। जबकि 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उसके लिए 35 जो बच्चे हैं उसके हिसाब से 1 टीचर होना चाहिए। अब ये तो मानक रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी आधार पे होना है। जैसे कि हो सकता है किसी क्लास में बच्चे ज़्यादा है, किसी स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसके लिए 30/1 करने पर प्रावधान नहीं रखा गया, उसके लिए 40/1 है, यानी कि 40 बच्चे पर एक अध्यापक रहना जरूरी है। तो इस तरीके से इसका प्रावधान किया गया है, इसका अनुपात को जारी किया गया है। दोस्तों ये तो था हमारा जो आपको बताया था जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैंने उसी को बताया है। जैसे कि 7 अध्याय है, लेकिन 38 जो धाराएं है और 1 अनुसूची है उसको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसका जो विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा, जैसे कि वैकेंसी खुल जाता है, तो ये तो टॉपिक है ही सिलेबस के आधार पे, तो हम उन धाराओं को भी देखेंगे, क्योंकि धाराओं में स्पष्ट वर्णन है। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि एक टीचर है, तो टीचर को जो है टीचिंग कार्य के अलावा सरकार और कौन कौन से कार्य में ले जा सकती है, जैसे कि जनगणना के लिए है, ठीक है, चुनाव कार्य के लिए है, तो इसमें भी प्रावधान रखा गया है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई कार्य के लिए उसको ले जाए, ऐसा नहीं, इसके लिए भी प्रावधान है। जैसे कि कोई क्लास में बच्चे को शारीरिक दंड देना अपराध है, तो इसे कौन से धारा पे रखा गया है, इसको भी देखेंगे। और जो है अगर जैसे कि प्राइवेट स्कूल है उसमें जो है कितना फीस होना चाहिए, कितना जो है बच्चों का अनुपात होना चाहिए, उन सभी के बारे में इसमें धारा में दिया गया है। जैसे कि धारा 38 है उसमें क्या बोला गया है कि राज्यों के लिए है कर्तव्य कि वहाँ किस तरीके से व्यवस्था करता है। तो इस तरीके से जो प्रावधान है उसको दिया गया है। तो चलते यहाँ पर हम सीधा देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 20 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लें इसको। सबसे पहले क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी जो बताया था, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। क्योंकि बच्चे तो पढ़ ही रहे, लेकिन हमको क्या करना है, इस अधिनियम के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है इस एक्ट के तहत। इसलिए इसका आंसर रहेगा दूसरा सही रहेगा। अगला है राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था। तो आरटी एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। हालांकि ये अधिनियम है 2009 का है, लेकिन लागू संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। अगला है आरटी एक्ट 2009 को के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर जो कौन से कथन असत्य है उसको देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो सही बात है, क्योंकि उस समय जो जैसे कि 2009 में है तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र कह सकते राज्य था, है ना। तो उसमें जो है यहाँ का जो नियम कायदा कानून है वहाँ पर ज़्यादातर नहीं होता था, इसलिए जो है आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से वहाँ पर लागू नहीं किया गया था। ये बात जो है सत्य है। दूसरा क्या है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया, ये भी बात सही है। दोस्तों ये आपको जो याद करना है क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया है, ये सही है। तीसरा क्या है कि इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्वों को निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वह असत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कम शुल्क में शिक्षा प्रदान करता है। तो ये जो गलत है, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अगला है आरटी एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो अध्यापकों से संबंधित प्रावधान को नहीं है। जैसे कि पहला क्या है, अध्यापक
पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ये तो जरूरी है। उसके बाद है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा, ये भी बात सही है। अब गैर शैक्षणिक कार्य में कौन कौन से अभी बताया था आप लोगों को। उसके बाद तीसरा है कि अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। निजी शिक्षण का मतलब है अगर टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो वह जो है अपने हित के लिए कोई प्राइवेट ट्यूशन है वहाँ नहीं खोलेगा। हालांकि स्कूल करने के बाद वो अपना मैटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि स्कूल सत्र होने के बाद वहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो है सिर्फ ये उद्देश्य के लिए कि यहाँ पर नहीं पढ़ा के मैं ट्यूशन में पढ़ाऊँगा, ये जो है गलत है। तो यहाँ पर जो क्या है, ये भी बात जो है सही है, लेकिन कक्षा में मोबाइल उपयोग प्रतिबंध रहेगा, ये जो है गलत है। यानी कि यहाँ जो प्रावधान नहीं है, जो प्रावधान किया गया है आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से, इसमें ये नहीं कहा गया है कि एक कक्षा में या अपने जो स्टाफ रूम है उसमें टीचर मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा, उपयोग कर सकता है, वह इसके लिए मान्य है। पांचवा है आरटी एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। तो क्या है, जैसे कि शिक्षक छात्र अनुपात 30/1 है, अभी बताया था, लेकिन विशेष परिस्थिति में 40/1 रहते हैं। प्रति वर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 है और प्रति वर्ष जो है शिक्षण घंटे हैं 800 घंटे हैं। तो उपयुक्त सभी सही हैं। अगला है आरटी एक्ट 2009 में किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है। तो इसको बताया था अनुच्छेद 38 के तहत है। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है आरटी एक्ट के अंतर्गत। जैसे कि पहला क्या है, सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। सरकार अगर पैसे दे रही है तो उसके लिए सभी को लागू करना पड़ेगा। और छात्रों में किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी, यानी कि छात्रों में किसी भी प्रकार के फीस वसूल नहीं है। अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिलाया जाएगा। यानी कि जैसे कि अनामांकित मतलब होता क्या है कि जैसे कि बच्चे पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहे हैं, ये मतलब स्कूल ही नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को अनामांकित कहा गया है। उसको जो है लाना है विद्यालय में, उसको पढ़ाना है, उसको प्रवेश दिलाना है। तो यहाँ पर जो पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी प्रावधान शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला है आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है। तो क्या प्रावधान नहीं, जैसे कि पहला क्या है, विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा, ये तो प्रावधान है। उसके बाद किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। यानी कि 1 से लेकर पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पास करना ही है, उसको रोकना नहीं है। चाहे वह बच्चे कैसा भी हो, उसको रोकना नहीं है। वो जो है अगर कमज़ोर है या होशियार है तो उसको चलो आगे बढ़ना है, पहली से लेकर 5वीं, 5वीं से लेकर 8वीं तक। भले वो 9वीं में जाने के बाद वो अलग मैटर है, लेकिन 8वीं तक रोकना नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीट आरक्षित करनी होगी, क्योंकि पहली क्लास में होना है। और यहाँ पर चौथा क्या है कि पूर्व विद्यालय शिक्षण का प्रभावी रूप से प्रावधान किया जाएगा। तो ये जो है गलत है, ये प्रावधान में नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है। तो 21A संबंधित है, किससे संबंधित है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित है। अगला है शिक्षा विषय है। तो शिक्षा क्या विषय है, संघ सूची का है कि राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है नियम, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है नियम, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाती है नियम, यानी केंद्र और राज्य। लेकिन विशेष जैसे कि किसी बात पर मनमुटाव हो जा रहा है तो उस दरमियान जो है केंद्र सरकार इसमें अपना मत दे सकती है और वही उसी को जो है मान्य रखा जाएगा। तो इसलिए जो है शिक्षा का जो विषय है वहाँ समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा सकते हैं। तो जनगणना भी है, आपदा राहत है, चुनाव संबंधी है, उपयुक्त सभी है। इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी रहेगा। ये सभी जो कार्य है उसमें कराया जा सकते हैं, इसके अलावा और नहीं है। इसमें सिर्फ 3 प्रावधान किया गया है। अगला है आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं किया गया है। तो घुमंतु बालकों की शिक्षा का, बच्चों को शारीरिक दंड देने का, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का, या शिक्षक छात्र अनुपात का। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों को शारीरिक दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है, और ये जो है धारा 17 में डिफाइन किया गया है। अगला है
शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा को मूल अधिकार जो है 2002 में किया गया था। यहाँ पर देखते हैं कि 2 दिसंबर 2002 को संविधान के जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए 2009 में आरटी एक्ट किया गया है। यानी कि जो शिक्षा को अनिवार्य रूप से किया गया है 2 दिसंबर 2002 के जो 86वां जो संशोधन हुआ है उसी दरमियान 21A के तहत इसे जोड़ा गया है। लेकिन इस चीज़ को अगर आरटी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है 2009 में जोड़ा गया है और 1 अप्रैल 2010 से इसको संपूर्ण देश में लागू किया गया है। अगला है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है तो केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत रहता है। अगला है आरटी एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो पहली बार कब किया गया है, इसका जो आंसर रहेगा 2012 में किया गया। दोस्तों इसमें 2 बार किया गया, एक तो 2012 में है और एक बार और है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2012 में संशोधन विधेयक में संशोधन प्रावधान किया गया है, जैसे कि मदरसा वैदिक पाठशाला जैसे अल्पसंख्यक शिक्षकों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया। जैसे कोई गुरुकुल है या मदरसा है उसको इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अधिकार प्रदान करना है, यानी कि कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, उन लोगों को सामान्य बच्चों की तरह इसको शिक्षण कार्य में महत्व देना है। दूसरा संशोधन 2019 में किया गया था जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत है। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा में से अभिप्रेरित है, तो ये जो है कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। आरटी एक्ट कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए किया गया है। अगला है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में है, इसका जो रहेगा 18 धारा 18 के तहत जो है निजी विद्यालयों की जो मान्यता है उस पर प्रावधान को किया गया है। अगला है आरटी एक्ट में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है, तो स्थानीय प्राधिकारी मतलब होता क्या है कि उस जो पढ़ाई कर रहा है उस एक्ट के जो लोकल क्षेत्र में है उसको जो है दिया गया है। जैसे कि नगर पालिका नगर परिषद होते हैं, जिला परिषद या नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत, इस सब पर तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य कौन सा नहीं, जैसे कि विद्यालय में उपस्थित होने से नियमितता और समय का ज्ञान का पालन करना है, आपको जो सही टाइम में पहुंचना है, प्रेयर के टाइम में पहुंचना है, ये जो प्रावधान किया गया है। निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना भी किया गया है। प्रत्येक बालक की शिक्षण ग्रहण करने की सामर्थ्य और निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण कराना है, यानी कि कोई बच्चा कमजोर है तो उसको अच्छे से पढ़ाना है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देना है। छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर्याप्त ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्याप्त ध्यान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या है, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है। जैसे कि कितने छात्र, अभी बताया था, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ज्ञान होगा कि कितने छात्रों पर 5 अध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है। 100 छात्र है कि 150 छात्र है कि 300 छात्र है या 350 छात्र हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।